हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सोपीडिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे लेक्चर 13 ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ईसीटी। ठीक है, ईसीटी यानी कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ईसीटी क्या है? एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट। जो सीवियर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जो साइकोसिस वाले डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके ट्रीटमेंट में लिए जाने वाला एक प्रोसीजर है। ठीक है, इस प्रोसीजर के अंदर क्या किया जाता है? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेथड इसको हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है, ये बायोलॉजिकल थ्योरी के हिसाब से, कि जो भी हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं वो हमारे ब्रेन के अंदर होने वाले जो बायोकेमिकल्स या जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से, उनके ऊपर नीचे होने की वजह से डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ईसीटी क्या करती है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनको इंक्रीज या डिक्रीज करती है। इसका भी एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो अननोन है, बट ऐसा माना जाता है कि वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को ये बढ़ा देती है। तो ये मेनली क्या है, डिप्रेशन के अंदर यूज किया जाता है। जब क्या होता है, सीरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है तो वहां पे ईसीटी दिया जाता है। उससे क्या माना जाता है कि सीरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे कि पेशेंट नॉर्मल कंडीशन में चला जाता है। ठीक है, ईसीटी के अंदर क्या किया जाता है, कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब कितना करंट, कितना वोल्टेज, ये सब चीजें हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। रोल ऑफ नर्स क्या रहता है, क्या क्या प्रोसीजर है, प्री ईसीटी में क्या केयर देनी है, इंट्रा ईसीटी में क्या केयर देनी है, पोस्ट ईसीटी में क्या केयर देनी होती है, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है थ्रू ब्रेन टू इंड्यूस अ थेरेपेटिक जनरलाइज सीजर्स। ठीक है, इसमें करंट दिया जाता है सिर्फ ब्रेन के, मतलब दोनों साइड से। ये बाइलेटरल का एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे। तो बाइलेटरल ईसीटी में क्या होता है, दोनों साइड से एक पोटेंशियल डिफरेंस बनाया जाता है, जिससे कि करंट पास कर सके बॉडी के अंदर। और अगर करंट पास करता है तो हमारी बॉडी के अंदर एक सीजर्स आते हैं, सीजर्स यानी कि झटके आते हैं। ठीक है, अंडर जनरल एनेस्थीसिया एंड मसल रिलैक्सेंट। पहले के टाइम पर जनरल एनेस्थीसिया और मसल रिलैक्सेंट नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा आते थे। बट आज के टाइम पर क्या है, जनरल एनेस्थीसिया और मसल रिलैक्सेंट को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, टू ट्रीट सर्टेन सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स। जो भी साइकोसिस वाले डिसऑर्डर्स होते हैं उनके ट्रीटमेंट में मेनली लिया जाता है इसको। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ईसीटी पहली बार कब यूज की गई थी? ईसीटी का पहली बार यूज किया गया था 1938 के अंदर बाय इटालियन साइकेट्रिस्ट यूनो कार्लेटी और लूसियो बिनी कार्लेटी भी शॉर्ट में बोल देते हैं। ठीक है, बिनी कार्लेटी ने, जो कि इटालियन साइकेट्रिस्ट थे, 1938 में इन्वेंट किया था ईसीटी को। ठीक है, इनिशियली यूज विदाउट एनी एनेस्थीसिया और मसल रिलैक्सेंट। जैसे मैंने आपको बताया, पहले के टाइम पर क्या, बिना एनेस्थीसिया और मसल रिलैक्सेंट के दिया जाता था। मॉडर्न ईसीटी इज सेफ, कंट्रोल्ड एंड पेनलेस। यहाँ पे पेन नहीं होता, क्योंकि यहाँ अब मॉडर्न टाइम पे क्या है, एनेस्थीसिया प्रोवाइड किया जाता है, मसल रिलैक्सेंट दिया जाता है। अब क्या है, यूनिलेटरल ईसीटी प्रोवाइड की जाती है। इसकी वजह से ये सेफ है पहले के कंपैरिजन में। अगर इसके आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हो, ईसीटी इज अ सोमैटिक थेरेपी इन विच द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, कई बार सोमैटिक थेरेपी करके भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो आप कंफ्यूज मत होना। सोमैटिक थेरेपी भी ईसीटी को ही बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स ये जो आप देख सकते हो दोनों साइड में लगाए जा रहा है, इनको क्या किया जाता है, इनके थ्रू करंट को पास कराया जाता है हमारे टेम्पोरल रीजन में। ठीक है, टेम्पोरल रीजन ये वाला रीजन होता है। अभी इसको भी बता दूंगा कैसे आप मेजर कर सकते हो। टेम्पोरल रीजन के बीच में दिया जाता है दोनों हेमिस्फेयर ऑफ ब्रेन। ठीक है, दो हेमिस्फेयर होते हैं ना, सेरिब्रल हेमिस्फेयर, उनको, उनके अंदर हम करंट को पास कराते हैं ताकि सीजर्स प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, ये डेफिनेशन है। और अच्छी डेफिनेशन आपको चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हो, आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ सीजर्स। ठीक है, टोनिक फेज फॉर 10 टू 15 सेकेंड। एक टोनिक फेज होता है और एक क्लोनिक फेज होता है। टोनिक यानी कि जिसके अंदर करंट पास करने के बाद एकदम से रिजिडिटी हो जाती है, मसल्स में टाइटनेस हो जाती है, स्टिफनेस हो जाती है, तो उसे टोनिक फेज बोलते हैं। और फिर वापस वो नॉर्मल होने की तरफ जाता है तो उसको क्लोनिक फेज बोला जाता है। ठीक है, तो क्लोनिक फेज होता है 30 से 60 सेकेंड का। Through the application of electrical current to the brain, the stimulus is applied through electrodes which are
प्लेस ईदर बाइलेटरल इन फ्रंटोटेम्पोरल रीजन और यूनिलेटरल और नॉन डोमिनेंट साइड। ठीक है, यानी कि इसमें और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया क्या होता है कि इलेक्ट्रोड्स को हम या तो बाइलेटरल यानी कि दोनों साइड में टेम्पोरल रीजन पे प्लेस कर सकते हैं, या फिर यूनिलेटरल यानी कि एक साइड पे जो भी नॉन डोमिनेंट साइड होती है। जैसे कि अगर मान लो राइटी पर्सन है तो उसका ब्रेन जो राइट वाला होगा वो नॉन डोमिनेंट होगा, क्योंकि हमें पता है ना हमारी जो ब्रेन होता है वो अपोजिट बॉडी को हैंडल करता है। जैसे राइट ब्रेन है तो वो लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। तो इसलिए हम अगर राइटी पर्सन है, राइट हैंडेड पर्सन है, राइट हैंडेड पर्सन के अंदर हम राइट साइड ही ईसीटी प्रोवाइड करेंगे। और लेफ्ट वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेफ्ट वाले में कंफ्यूजन होता है कि नॉन डोमिनेंट साइड कौन सा है। मोस्टली क्या है उनके अंदर भी प्रेफर राइट साइड को ही किया जाता है, बट वो चेक करना होता है कि कौन सा नॉन डोमिनेंट है। अब पैरामीटर्स की अगर हम बात करें कि कितना वोल्टेज देना है, कितना करंट देना है, कितने टाइम के लिए देना है, टोनिक फेज कितनी देर का होगा, क्लोनिक फेज कितनी देर का होगा, तो ये सब चीजें हम देख लेते हैं। वोल्टेज कितना देना होता है, लगभग 90 वोल्ट से 150 वोल्ट तक इसमें वोल्टेज रहता है। अगर एवरेज बात करो तो आप 110 वोल्टेज दिया जाता है। करंट की अगर हम बात करें तो करंट 200 से 1600 मिली एम्पियर करंट प्रोवाइड किया जाता है। ड्यूरेशन ईसीटी का टाइमिंग होता है 0.1 सेकेंड से 1 सेकेंड तक, मतलब लेस देन 1 सेकेंड के लिए ईसीटी प्रोवाइड की जाती है। एवरेज क्या है 0.6 सेकेंड तक दी जाती है ईसीटी। अब फेजेस क्या होते हैं, दो फेजेस होते हैं ईसीटी के अंदर, टोनिक फेज और क्लोनिक फेज। टोनिक फेज 10 से 15 सेकेंड का होता है और क्लोनिक फेज 25 से 30 सेकेंड का होता है। ऑन एन एवरेज बेसिस मोस्टली क्लाइंट रिक्वायर्स 6 to 12 ट्रीटमेंट्स। ठीक है, यानी कि एक बार सीटी देने से पूरी तरह से ठीक नहीं होता, उसको रिपीटेडली 6 से 12 बार तक ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है ईसीटी का, डिपेंडिंग ऑन देयर कंडीशन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ईसीटी की। तो ईसीटी क्या है, दो टाइप की होती है, पहला डायरेक्ट और दूसरा मॉडिफाइड ईसीटी। डायरेक्ट पहले के टाइम पे दी जाती थी, जो मैंने आपको पहले बताया कि दिस ईसीटी गिवन इन एब्सेंस ऑफ एनेस्थीसिया, मसल वीकनेस, वही मसल रिलैक्सेंट, बट यूज एट्रोपिन सल्फेट एंड माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स लाइक डाइजेपाम। दिस इज नॉट कॉमनली यूज नाउ। ठीक है, तो ये पहले के टाइम पे ईसीटी दी जाती थी जब एनेस्थीसिया और मसल रिलैक्सेंट दिए बिना सिर्फ और सिर्फ एट्रोपिन और माइनर ट्रैंक्विलाइजर जैसे कि डाइजेपाम देके ईसीटी प्रोवाइड कर दी जाती थी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ईसीटी होती है। अब क्या है, आज के टाइम पर मॉडिफाइड ईसीटी प्रोवाइड की जाती है। इसके अंदर क्या क्या होता है, दिस ईसीटी मॉडिफाइड बाय ड्रग इंड्यूस्ड मसल वीकनेस टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस लाइक फ्रैक्चर। मसल वीकनेस प्रोवाइड किया जाता है, मसल रिलैक्सेंट प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो है फ्रैक्चर ना हो पाए, और जनरल एनेस्थीसिया भी इसके अंदर प्रोवाइड किया जाता है ताकि एंजाइटी ना हो और पेशेंट को पेन ना हो। दिस इज यूज्ड कॉमनली नाउ। ठीक है, अब ये जो मॉडिफाइड ईसीटी है इसका आजकल यूज किया जाता है। नेक्स्ट फिर ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स, दो टाइप की ईसीटी होती है। ठीक है, अब प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स हम समझ लेते हैं। सबसे पहला बाइलेटरल ईसीटी। बाइलेटरल ईसीटी, बाई यानी कि दोनों साइड से हम ईसीटी प्रोवाइड करेंगे, दोनों साइड एक एक इलेक्ट्रोड लगाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड 1 इंच अबव द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन फ्रॉम बिटवीन आउटर कैंथस ऑफ आई एंड ट्रैगस ऑफ ईयर। अब ये मैं आपको बता देता हूँ, आउटर कैंथस ऑफ आई ये होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट, और यहाँ ये ट्रैगस ऑफ ईयर ये है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हम एक इमेजिनरी लाइन अज्यूम करते हैं और उसके 1 इंच अबव यहाँ पे हम ईसीटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, 1 इंच अबव दिस इमेजिनरी लाइन। ठीक है, यहाँ पे हम ईसीटी प्रोवाइड कर देते हैं टेम्पोरल रीजन के अंदर। ये हो गया आपका प्लेसमेंट ऑन दी बोथ साइड ऑफ टेम्पोरल हेड्स, यानी कि इसके अंदर क्या है, दोनों साइड में देखो, यहाँ पे दोनों साइड में प्रोवाइड किया जा रहा है। 3D इमेज नहीं है इस वजह से नहीं क्लियर है, आप ऐसे यहाँ पे इमेज इमेजिन कर सकते हो कि इधर साइड से भी प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये बाइलेटरल ईसीटी हो गई। और जब सिंगल साइड से प्रोवाइड किया जा रहा है तो उसे यूनिलेटरल ईसीटी बोलते हैं।
ठीक है। बाइलेटरल ईसीटी में क्या था, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव तो थी लेकिन इसके अंदर साइड इफेक्ट ज्यादा थे, जैसे कि मेमोरी लॉस होना, ठीक है, और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो, सब चीजें इसमें ज्यादा होती थी बाइलेटरल ईसीटी के अंदर। बट यूनिलेटरल ईसीटी में क्या है, ये सेफ है, थोड़ी सी कम इफेक्टिव है, लेकिन ये ज्यादा सेफ है, इसमें साइड इफेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं, लगभग नाम मात्र साइड इफेक्ट्स आते हैं यूनिलेटरल ईसीटी के अंदर। वन इलेक्ट्रोड प्लेज ऑन नॉन डोमिनेंट साइड, ठीक है, नॉन डोमिनेंट साइड मैंने आपको बता दी कि राइट हैंडेड पर्सन के लिए क्या होता है, राइट हेमिस्फेयर, और लेफ्ट हैंडेड पर्सन के लिए हमें असेस करना पड़ता है कि हाँ उसका नॉन डोमिनेंट साइड कौन सा है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो अननोन है, ठीक है, ईसीटी का एग्जैक्ट मैकेनिज्म अननोन है, बट जो बायोकेमिकल थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग हम ऐसा मान सकते हैं कि जो ईसीटी है, ईसीटी क्या करती है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, बायोकेमिकल्स भी आप इसे बोलते हो, उनके लेवल्स को बढ़ा देती है, जैसे कि सीरोटोनिन, नॉन एपिनेफ्रिन, डोपामीन, इनके लेवल्स को बढ़ा देती है हमारे ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से वापस से नॉर्मली लोग बिहेव करने लग जाते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या मेडिकेशन यूज किया जाता है ईसीटी के अंदर, सबसे पहला होता है एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट किस लिए दिया जाता है, टू रिड्यूस सिक्रीशंस, ठीक है, सिक्रीशंस को कम करने के लिए दिया जाता है ताकि एस्पिरेशन ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है इंजेक्शन सक्सिनाइल कोलिन। सक्सिनाइल कोलिन का यूज किया जाता है एज अ मसल रिलैक्सेंट, ताकि फ्रैक्चर ना होने पाए, मसल स्पाज्म ना होने पाए, ठीक है, ये मसल रिलैक्सेंट है। नेक्स्ट फिर सोडियम थियोपेंटाथॉल, ठीक है, ये क्या होता है, एक एनेस्थीसिया, एनेस्थेटिक एजेंट है ये। तो ये सारी मेडिकेशंस मेनली यूज किया जाता है ईसीटी के अंदर। नेक्स्ट इंडिकेशन ऑफ ईसीटी, यानी कि ईसीटी देनी कब होती है, तो सबसे पहले ईसीटी तब दिया जाता है जब तुरंत इम्प्रूवमेंट चाहिए होता है, कि हाँ इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम मेडिकेशन का वेट करें, तब हम ईसीटी प्रोवाइड कर सकते हैं। या फिर जब मेडिसिन असर नहीं करती हैं, इनइफेक्टिव होती हैं जब मेडिकेशन, तब ईसीटी प्रोवाइड की जाती है। या पेशेंट ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में चला जाता है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट्स करने लग जाता है, तब ईसीटी प्रोवाइड की जाती है। मानने के लिए तो मेजर इंडिकेशन क्या होता है, सीवियर डिप्रेशन। सीवियर डिप्रेशन फर्स्ट प्रायोरिटी होता है ईसीटी का, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी है सीवियर डिप्रेशन विद सुसाइडल आइडिएशन और विद साइकोटिक फीचर्स। नेक्स्ट फिर मेनिया, सिजोफ्रेनिया, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया होता है, कैटाटोनिया होता है, उसके अंदर भी दिया जाता है। पर मेनली अगर कहीं ऑप्शंस में दिया गया है आपको, तो ऑप्शंस में आप सबसे पहले सीवियर डिप्रेशन को ढूंढना या फिर सुसाइडल थॉट को ढूंढना। नेक्स्ट फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी कि कब नहीं देना है। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी कि इस कंडीशन में तो कभी भी बिल्कुल भी ईसीटी प्रोवाइड नहीं करनी है, जब भी क्या हो, इंक्रीज्ड आईसीपी हो। आईसीपी यानी कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर, आप लिख लेना, ठीक है। आईसीपी का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। नेक्स्ट फिर रिलेटिव यानी कि इस कंडीशन में आप प्रोवाइड कर सकते हो विद द प्रिकॉशंस, ओके, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, अगर मान लो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, हाइपरटेंशन है, एनेरिज्म है, एरिथमियाज है, तो आप नहीं प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर आप प्रिकॉशंस लेते हुए आप प्रोवाइड भी कर सकते हो। सेरिब्रोवैस्कुलर इफेक्ट्स हैं, जैसे कि रिसेंट में स्ट्रोक आया हुआ है, स्पेस ऑक्यूपाई लेजन्स, ब्रेन के अंदर कुछ लेजन्स हैं, एन्यूरिज्म है, तब आपको नहीं प्रोवाइड करना है। सीवियर पल्मोनरी डिजीज है लाइक टीबी, निमोनिया, अस्थमा, तब नहीं प्रोवाइड करना होता है। आर्टिकल्स की क्या क्या जरूरत होती है ईसीटी प्रोवाइड करते समय, ये हम देख लेते हैं। आर्टिकल्स क्या क्या चाहिए होते हैं, सबसे पहले एनेस्थीसिया वाले सारे आर्टिकल्स चाहिए,
सक्शन एपरेटस होना चाहिए भाई, कभी भी एस्पिरेट कर सकता है एनेस्थीसिया के अंदर, तो सक्शनिंग करने के लिए सक्शन एपरेटस होना चाहिए। फेस मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए, एनेस्थीसिया के अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड करना होता है। टंग डिप्रेसर होना चाहिए कि ईसीटी देते टाइम क्या ना हो कि पेशेंट अपनी टंग को ही बाइट कर ले, टंग को ही कट कर ले, इसलिए टंग डिप्रेसर होना चाहिए। माउथ गैग होना चाहिए। रिससिटेशन एपरेटस होने चाहिए सारे के सारे, यानी कि लारिंजियोस्कोप, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब, ये सब चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। वेंटिलेटर वगैरह सब चीजें पहले से प्रिपेयर होना चाहिए कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो तुरंत पेशेंट को रिससिटेट किया जा सके। फुल सेट ऑफ इमरजेंसी ड्रग्स होनी चाहिए, और ईसीटी के लिए जो ड्रग्स होती हैं, जैसे कि 3 ड्रग्स थी मैंने आपको बताया, वो सारी ड्रग्स होनी चाहिए। और डिफिब्रिलेटर होना चाहिए। और ईसीटी की जो मशीन होती है वो भी, वो तो रहेगी तभी तो ईसीटी प्रोवाइड करेंगे ना, ईसीटी मशीन। नेक्स्ट फिर है रोल ऑफ नर्स इन ईसीटी। तो रोल ऑफ नर्स क्या होता है, प्री में भी है, इंट्रा में भी है, और पोस्ट ईसीटी एक प्रोसीजर है काफी अच्छा। तो इसके अंदर हमें प्री ईसीटी केयर भी करनी होती है, इंट्रा ईसीटी केयर भी करनी होती है, और पोस्ट ईसीटी केयर भी करनी होती है। तो सबसे पहले हम प्री ईसीटी केयर देखते हैं। सबसे पहले तो क्या करना होता है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना होता है ईसीटी से पहले। अब पेशेंट तो नहीं दे पाएगा कंसेंट, पेशेंट से नहीं लेना होता है, जो भी गार्जियन, जो भी ब्लड रिलेशन वाले जो लोग होते हैं, उनसे कंसेंट लेना है। डू नॉट टेल द पेशेंट दैट ईसीटी इज गिवन। अब पेशेंट को हमें नहीं बताना है कि हाँ भाई आपको ईसीटी लगने देने वाले हैं हम लोग, आपको झटके देंगे बिजली के, ऐसे पेशेंट को नहीं बताना, वो डर जाएगा तो वो ईसीटी ही नहीं लेगा। रिड्यूस पेशेंट एंजाइटी एंड हेल्प इस्टेब्लिश गुड रिलेशनशिप नर्स पेशेंट और डॉक्टर पेशेंट। ठीक है, पेशेंट की एंजाइटी को कम करेंगे, उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करेंगे, आईपीआर अच्छा मेंटेन करके रखेंगे। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू रिमूव ऑयल फ्रॉम हेयर बाय वॉशिंग इट विथ शैम्पू। यानी कि पेशेंट को हम बता देंगे भाई कि आप पहले से क्लीन करके आना, अच्छे से हेयर वॉश करके आना शैम्पू से, क्योंकि क्या होता है, ऑयल है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर ऑयल रहेगा आपके बालों के अंदर तो सही से ईसीटी प्रोवाइड नहीं किया जा पाएगा, सही से इलेक्ट्रिक शॉक उसे नहीं लगेगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स एंड O2 एज प्रिस्क्राइब, यानी कि जो भी ड्रग्स हैं, ऑक्सीजन है, वो जितना प्रिस्क्राइब होगा उसे एडमिनिस्टर करना है। चेक पेशेंट रिकॉर्ड्स एंड वाइटल्स। कीप पेशेंट एनपीओ 6 to 8 आवर्स बिफोर ईसीटी। ईसीटी से पहले 6 से 8 घंटे पहले से पेशेंट को नील पर ओरल, यानी कि मुंह से कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं देना होता है। पूरा ब्लैडर और बॉवेल क्लीन कराना होता है। टेल हिम टू ड्रिंक टू नॉट, ठीक है, टेल हिम डू नॉट ड्रिंक और स्मोक। ठीक है, पेशेंट से हमें कहना है कि आपको स्मोक और ड्रिंक नहीं करना है ईसीटी से पहले। ठीक है, रिमूव आर्टिफिशियल डेंचर्स आर्टिकल्स, ज्वेलरी, ग्लासेस, हेयर पिन्स, ये सब चीजों को रिमूव कर लेना है। लिपस्टिक और नेल पॉलिश को भी रिमूव कराना है। को पता होगा क्यों कराया जाता है, क्योंकि ताकि साइनोसिस का पता चल सके। साइनोसिस का सबसे पहले पता नील्स और लिप्स के ही थ्रू पता चलता है, वहां पे ब्लूइश डिस्कलेशन होने लग जाता है। लूज टाइट क्लोथ्स टू फैसिलिटेट रेस्पिरेशन। ठीक है, ज्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने के लिए मना कर रहा है। ठीक है, ट्रांसफर पेशेंट टू ईसीटी रूम विथ नेसेसरी रिकॉर्ड्स, यानी कि जो भी उसकी फाइल है उसके साथ में पेशेंट को ट्रांसफर करवा देना है ईसीटी रूम में। अब चलते हैं इंट्रा ईसीटी केयर, यानी कि जो ईसीटी जहाँ पे प्रोवाइड करनी है, ईसीटी रूम के अंदर क्या क्या केयर प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले पेशेंट की आइडेंटिटी चेक करें कि हाँ जिस पेशेंट को ईसीटी देना है ये वही पेशेंट है कि नहीं है, कोई दूसरा पेशेंट तो नहीं आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद चेक करना है कि पेशेंट एनपीओ है कि नहीं है, वो पेशेंट से पूछना है, और उसके जो गार्जियन है उससे भी एक बार कंफर्म कर लेना है कि एनपीओ है कि नहीं है। क्योंकि अगर मान लो एनपीओ नहीं होगा, कुछ अगर उसने खा लिया होगा, छिपा के भी खा लिया होगा, तो उससे एस्पिरेट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, एस्पिरेट कर सकता है पेशेंट। हैज एम्प्टीड देयर bowel एंड ब्लैडर प्रायर टू कमिंग टू ट्रीटमेंट रूम। ठीक है, ये सब चीजें कंफर्म कर लेना है। चेक पेशेंट इज नॉट वेयरिंग रिस्ट्रिक्टिव क्लोथ्स, ज्वेलरी, डेंचर्स हैव बीन रिमूव। ठीक है, ये सब चीजें चेक कर लेना है जो हम प्री ईसीटी केयर में करते हैं।
उसको यहाँ पे एक बार चेक कर लेना है ईसीटी प्रोवाइड करने से पहले। फिर एक बार देख लेना है कि हाँ कंसेंट साइन किया गया है कि नहीं किया गया है प्रॉपरली। प्लेस द पेशेंट इन कंफर्टेबल डॉर्सल और सुपाइन पोजीशन एंड ऑब्जर्व पेशेंट केयरफुली, यानी कि उसके जो भी वाइटल्स है और उन सब चीजों को आपको ऑब्जर्व करना है। सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को प्लेस कर देना है। नेक्स्ट फिर प्लेस माउथ गैग टंग डिप्रेसर टू प्रिवेंट इंजरी टू टंग एंड लिप्स। ठीक है, माउथ गैग और टंग डिप्रेसर को लगा देना ताकि कोई भी इंजरी ना होने पाए टंग्स को और लिप्स को। हेल्प टू रिस्ट्रेन द पेशेंट केयरफुली टू प्रिवेंट फ्रैक्चर फॉल्स एंड इंजरी। पेशेंट को क्या करना है, हमें रिस्ट्रेन करके रखना है, टाइट रेल्स लगा के रखना है, पेशेंट के साथ वहां पे प्रेजेंट रहना है ताकि पेशेंट को फ्रैक्चर ना होने पाए, पेशेंट गिरे नहीं और उसे कोई भी इंजरी ना होने पाए। स्टे विद पेशेंट टिल ही अवेक्स, यानी कि जब तक पेशेंट वापस से होश में नहीं आ जाता तब तक पेशेंट के साथ में ही रहना है। अब इसके बाद अब पोस्ट ईसीटी केयर। अब ईसीटी देने के बाद हमें क्या क्या प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले तो क्लाइंट को शिफ्ट करना है पोस्ट प्रोसीजर रूम के अंदर। कीप द पेशेंट ऑन साइडलाइन पोजीशन ऑन रेलिंग कॉट टू अवॉइड एस्पिरेशन ऑफ सिक्रीशन। ठीक है, पेशेंट को साइडलाइन पोजीशन में लिटा देना है ताकि एस्पिरेशन ना होने पाए, जो भी सिक्रीशन है बाहर निकल जाए। फिर क्या है, चेक करने हैं वाइटल साइंस को एवरी 15 मिनट्स फॉर 1 आवर। 1 घंटे तक हमें हर 15-15 मिनट पे वाइटल साइंस को चेक करना है। रीओरिएंटेड द पेशेंट अबाउट द टाइम प्लेस एंड इवेंट। हमें पेशेंट को बताना है दोबारा से कि क्या टाइम हो रहा है, आप किस जगह पे हो, आपके साथ क्या हुआ था, और उससे हमें एक्सप्रेस करने के लिए भी बोलना है। पेशेंट को बताने के लिए कहना है कि आपको कुछ याद है इवेंट के बारे में, मतलब क्या हुआ था आपके साथ, आप गए थे उस रूम के अंदर तो आपके साथ क्या हुआ, उसके बारे में उससे पूछना है ताकि वो अपनी फीलिंग्स को बताए। आप उसको जो भी एंजाइटी है आप उसको एड्रेस कर सको आराम से। और फिर डॉक्यूमेंटेशन कर देना है प्रॉपरली उस चीज को, पूरे इवेंट को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना है, जो भी चीजें हैं इम्पोर्टेंट उसको नोट डाउन कर देना है। अब एट द एंड ईसीटी के हम साइड इफेक्ट्स को पढ़ते हैं। अब कोई भी चीज अच्छी है तो उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं ना, तो साइड इफेक्ट्स भी पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइड इफेक्ट्स में क्या होता है, टेम्पररी और रिवर्सिबल मेमोरी लॉस होता है। थोड़ी देर के लिए इंसान भूल जाता है चीजों को, मेमोरी लॉस हो जाता है या फिर कंफ्यूजन रहता है। एक ये सबसे ज्यादा कॉमन साइड इफेक्ट रहता है। लेस मेमोरी डिस्टर्बेंस इनटू यूनिलेटरल ईसीटी। जो यूनिलेटरल ईसीटी होती है उसके अंदर क्या होता है, मेमोरी डिस्टर्बेंस यानी कि मेमोरी लॉस कंफ्यूजन कम होता है, इसीलिए यूनिलेटरल आजकल ज्यादा यूज में लेते हैं। और फिर कुछ फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि मतलब साइड इफेक्ट्स वाले जो सिम्टम है, जैसे कि पाल्पिटेशन होना, वीकनेस फील होना, हेडेक होना, ड्राइनेस ऑफ माउथ होना, नोजिया और वॉमिटिंग होना, जॉ में पेन होना क्योंकि माउथ गैग लगा होता है और एकदम से जब शॉक लगता है तो मुंह बंद करने की कोशिश करेगा तो वहां पे उसमें पेन हो सकता है। और एट द एंड क्या कुछ थोड़ा सा रिस्क भी होता है डेथ का। 1 लाख में से 2 लोगों की डेथ हो सकती है और या होती है। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट हमने ईसीटी पढ़ा। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत है, इतने में आपका ये कवर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे साइकोफार्मेकोलॉजी, जिसके अंदर एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक ड्रग्स पढ़ेंगे, उनके टाइप्स पढ़ेंगे, और भी बाकी जो ड्रग्स होती हैं, मूड स्टेबलाइजर्स होती हैं, एंजियोलिटिक्स होती हैं, उन सबको भी हम पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।